आइए आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग देखें। आइए हम एक सामान्य एपी को देखें जहां पहला पद a है और सार्व अंतर d है। आइए हम पदों को a1, a2, a3 इसी प्रकार an तक लिखते हैं a और d के पदों में। अब इस समांतर श्रेणी के पदों का योग a1 धन a2 धन a3 और इसी तरह धन an ऋण 1 धन an के रूप में निरूपित किया जा सकता है। एक बार फिर हम इसे लिखते हैं लेकिन उल्टे क्रम में। तो अब अंतिम पद पहला पद बन जाता है और श्रेणी या क्रम विपरीत दिशा में चलता है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो बाईं ओर हमें 2 गुना योग मिलता है और दाईं ओर दोनों समीकरणों के पहले पदों का योग 2a धन n ऋण 1 गुना d हो जाता है। इसी प्रकार दोनों समीकरणों के दूसरे पदों का योग 2a धन n ऋण 1 गुना d हो जाता है। वास्तव में ऐसा प्रत्येक पद 2a धन n ऋण 1 गुना d का योग देता है। सरल रूप में हम देख सकते हैं कि दाएं पक्ष पर 2a धन n ऋण 1 गुना d पद n बार प्रकट होता है। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर हमें n पदों का योग n बटा 2 गुना 2a धन n ऋण 1 गुना d के रूप में प्राप्त होता है। या हम इसे n बटा 2 गुना a धन an के रूप में भी लिख सकते हैं जो कि कोष्ठक में पहला पद धन अंतिम पद है। आइए कुछ प्रश्न देखें। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब हम पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों को देख रहे हैं, अतः n 40 के बराबर है। अब हम 6 से विभाज्य संख्याओं को देख रहे हैं, तो इस तरह की सूची का पहला पद 6 होगा और सार्वंतर भी 6 ही होगा, क्योंकि 6 का प्रत्येक अगला गुणज ज्ञात करने के लिए हमें 6 जोड़ना होगा। आप 6 के पहले कुछ गुणज भी लिख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि सार्वंतर 6 के बराबर है। ठीक है, अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो आइए हम n पदों के योग के लिए सूत्र लिखते हैं और a, d और n के मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। अब हमने 40 ऋण 1 बराबर 39 करके कोष्ठकों को सरल किया और फिर इसे 6 से गुणा किया। एक और तरीका था, आप 40 गुना 6 ऋण 1 गुना 6 भी कर सकते हैं। यह आपको समान परिणाम देगा। आइए एक और प्रश्न देखें। एक एपी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आइए हम वह सब कुछ लिखें जो हमें दिया गया है। हम पहले 51 पदों को देख रहे हैं, अतः n 51 के बराबर है। अब दूसरा और तीसरा पद जो कि a2 और a3 हैं 14 और 18 के रूप में दिए गए हैं और हमें पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसलिए हम जानते हैं कि n 51 के बराबर है, लेकिन हम a और d के मान नहीं जानते हैं। अब याद करें कि AP के nवें पद को a धन n ऋण 1 गुना d के रूप में दर्शाया जा सकता है। आइए इस सूत्र को a2 और a3 दोनों पर लागू करें तो हमें 2 चर में 2 समीकरण मिलते हैं। आइए उन्मूलन विधि का उपयोग करें और d बराबर 4 प्राप्त करें। हम d के इस मान को समीकरणों में से किसी एक में रख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि a 10 के बराबर है। अब हम n पदों के योग के लिए सूत्र लागू कर सकते हैं। आइए मानों को प्रतिस्थापित करें इस एपी के पहले 51 पदों का योग पता लगाने के लिए। यह 5610 है। आइए एक और प्रश्न देखें। एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।
तो हमें योग 700 दिया गया है। हम यह भी जानते हैं कि n 7 के बराबर है। हमें यह भी दिया गया है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर पुरस्कार अपने पूर्ववर्ती पुरस्कार से 20 रुपए कम है, जिसका अर्थ है कि सार्व अंतर ऋण 20 के बराबर है। हम अगला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 20 घटाएंगे। अब हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, जिसका अर्थ है कि हमें एपी या समांतर श्रेणी का पता लगाना है, जिसका अर्थ यह भी है कि हमें ए का पता लगाने की आवश्यकता है। एपी का पता लगाने के लिए हमें ए और डी दोनों की आवश्यकता होगी। अब हम 7 पदों के योग पर नजर डालते हैं। आइए हम n पदों के योग के सूत्र का प्रयोग करें और दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करें। चूंकि a एकमात्र अज्ञात है, यह समीकरण हमें a बराबर 160 देता है। अब हम a और d के मान जानते हैं, तो हम समांतर श्रेणी को आसानी से लिख सकते हैं। प्रथम पद 160 है, दूसरा पद 160 धन सार्वंतर होगा जो ऋण 20 है, यह हमें 140 देता है। अगला पद 140 ऋण 20 और इसी तरह आगे क्रम चलता रहेगा। ध्यान दें कि हमें केवल 7 नकद पुरस्कारों का पता लगाना है, इसलिए हम 7वें पद पर रुक जाएंगे।